नमस्कार। नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम अजातशत्रु जो जयशंकर प्रसाद लिखित नाटक है उसकी नाट्य कला की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारी रूपरेखा रहेगी जयशंकर प्रसाद का परिचय और अजातशत्रु नाटक का कथासार, नाट्य कला, देश काल वातावरण और भाषा शैली। तो अजातशत्रु वास्तव में कैसा था इतिहास में, हमें वह नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है जैसा जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक अजातशत्रु में उसका वर्णन किया है। तो पहले हम जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व और कृतित्व देखेंगे, जिसमें जयशंकर प्रसाद का जन्म माघ शुक्ल दशमी तिथि सन 1889 में काशी में हुआ था और ये एक संपन्न और यशस्वी घराने से संबंध रखते थे। और कहा जाता है कि इनके जो पूर्वज थे वो मूल रूप से कन्नौज के थे और कन्नौज से 17वीं शताब्दी में वे जौनपुर आकर के बस गए थे। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो प्रसाद जी हैं वो बहुमुखी उनकी देन रही है। उन्होंने उपन्यास, काव्य, नाटक, कहानी, निबंध सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है, लेकिन फिर भी उनकी अमर कीर्ति का जो स्तंभ काव्य और नाटक ही रहा है। तो उनके उज्जवल व्यक्तित्व के अनुसार इनका जो रचना संसार है वो बहुत विस्तृत है और 9 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में रचना प्रारंभ कर दी थी। तो इस प्रकार इनका रचना सार हम देखें तो काव्य में इनकी जो रचनाएं हैं वो कामायनी, जो कि सर्वश्रेष्ठ कृति है, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, चित्राधार, करुणालय आदि हैं। उसके बाद इनके जो नाटक हैं उसमें है राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कल्याणी परिणय और सज्जन। उसके बाद अगर हम इनके उपन्यासों की चर्चा करें तो उसमें हम देखेंगे कि काव्य के क्षेत्र में जहाँ वे आदर्श और भावुक बनकर हमारे सामने आए और नाटक के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति के आराध्य के रूप में हमारे सामने वह उपस्थित हुए, तो वही वे उपन्यासों में आधुनिक समस्याओं के प्रति जागरूक दिखाई पड़ते हैं। तो उनका जो उपन्यास है, एक है कंकाल, एक तितली और इरावती जो नाटक है उनका वो पूरा नहीं कर पाए और वह अधूरा रह गया था, इरावती। उसके बाद कहानियों के हम अगर चर्चा करें तो इनकी कहानी कला अपने शैशव काल में ही थी। तब प्रसाद जी की कहानी इंदु नाटक पत्रिका में प्रकाशित हुई और उनकी कहानी अपनी मौलिकता के कारण उस समय की एक श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। हिंदी की जो सबसे उत्तम कहानियां हैं उनका कोई संग्रह प्रकाशित अगर किया जाए तो उसमें 50% कहानियां जयशंकर प्रसाद की होगी और उसके जो कहानी संग्रह के नाम हैं उसमें एक प्रमुख है छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, और आंधी, प्रतिध्वनि। उसके बाद अगर हम उनके निबंधों की चर्चा करते हैं जिसमें इन्होंने ऐसे किसी विशाल आलोच्य ग्रंथ की रचना तो नहीं की, लेकिन आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं, वही उनकी गवेषणात्मक प्रज्ञा और विश्लेषण की विचार अभिव्यक्ति करती है।
उसके बाद चंपू काव्य भी इन्होंने लिखे। तो इनकी जो इस प्रकार की रचना है उसका नाम है उर्वशी। इसके साथ ही एक काव्य कहानी भी इन्होंने लिखी जिसका नाम था प्रेम राज्य। तो प्रसाद जी की रचनाओं को हम इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं और उनकी जो तत्कालीन युग में प्रचलित गद्य और पद्य साहित्य की जो विधाएं हैं उन सभी में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई और साहित्य के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद हम अजातशत्रु जो नाटक है उसके कथासार को पढ़ेंगे। तो अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 1922 में रचित एक ऐतिहासिक नाटक है और इस नाटक को 3 अंकों में विभाजित किया गया है और इनकी जो कथा वस्तु है वो 3 राज्यों के पात्रों से संबंधित है, जैसे मगध, कौशल और कौशाम्बी। तो मगध जो राज्य है उसका जो सम्राट या राजा होता है वो बिंबिसार होता है और उनके पुत्र का नाम अजातशत्रु या कुणिक उसका उपनाम होता है, जो कि राजकुमार है। और पद्मावती जो राजकुमारी है अजातशत्रु की बहन है और बड़ी रानी है वो है वासवी, छोटी रानी छलना और जीवक जो है वो राजवेद्य है। तो ये इनके पात्र हैं। उसके बाद कौशल राज्य जिसमें प्रसेनजित जो कि सम्राट है और विरुद्धक जो बाद में शैलेंद्र नाम का डाकू बन जाता है वो राजकुमार है और वाजिरा राजकुमारी है और शक्तिमती या महामाया जो कि रानी है और वैसे दासी पुत्री है, शाक्य कुमारी है। और बंदुल नाम से इसमें एक सेनापति है। मल्लिका सेनापति बंदुल की पत्नी है और सुदत्त जो है कोषाध्यक्ष है और दीर्घकारायण जो कि बंदुल का भांजा है। फिर है कौशाम्बी राज्य। तो कौशाम्बी राज्य का जो सम्राट है वो है उदयन और पद्मावती मगध की राजकुमारी है जो कि सम्राट उदयन की रानी है। तो मगध का जो सम्राट होता है बिंबिसार, उनका ये दामाद होता है उदयन। और वासवदता उज्जैनी की राजकुमारी है जो सम्राट उदयन की रानी है। और मागंदी या आम्रपाली जो है और श्यामा भी इसी का ही नाम है, वो उदयन की रानी है और उज्जैनी की सम्राट उदयन की रानी है जिसका आम्रपाली नाम है। आम्रपाली, श्यामा और मागंदी ये एक ही पात्र के नाम हैं। और सभा का जो विदूषक होता है वो वसंतक है। इन सब के अलावा अन्य पात्र भी हैं जिनमें हैं इस नाटक के अन्य पात्र जो हैं वो है गौतम बुद्ध जो कि बुद्ध देव हैं और आनंद गौतम के शिष्य का नाम है। देवदत्त एक भिक्षु है जो कि गौतम का प्रतिद्वंदी है। समुद्रदत्त देवदत्त का शिष्य है और मागंदी या जो श्यामा है वो शैलेंद्र पर आसक्त रहती है। और वाजिरा
जो वाजिरा है वो अजातशत्रु पर आसक्त रहती है और अंत में इनका विवाह हो जाता है। तो जो नाटक का प्रथम अंक है उसमें अजातशत्रु लुब्धक नामक शिकारी को डांट रहा है क्योंकि वह राजकुमार के चित्रक के लिए एक मृग शावक पकड़ करके नहीं लाता है और अजातशत्रु अपने सेवक समुद्रदत्त से लुब्धक की चमड़ी उधेड़ने के लिए कोड़ा मंगवाता है। लेकिन उसी समय जो उनकी बहन होती है पद्मावती, वो कोड़े को पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने ही लुब्धक से मृग शावक लाने के लिए मना किया था। तो अजातशत्रु को क्रोधित मुद्रा में अपनी बहन से कहता है कि तुम अनुचरों को मेरा अपमान करना सिखा रही हो। प्रत्युत्तर में जो पद्मावती होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें हिंसक कार्यों से बचाना चाहती हूँ। तो तभी अजातशत्रु की माँ छलना आती है और पद्मावती से कहती है कि तुम अजातशत्रु को साधु संतों का पाठ पढ़ा करके डरपोक बनाना चाहती हो। तो इसके उत्तर में जो पद्मावती है वो कहती है कि माँ, क्या कठोर और क्रूर हाथों से ही राज्य सुशासित होता है? ऐसा विष वृक्ष लगाना क्या ठीक होगा? अभी कुणिक किशोर है और यही समय सुशिक्षा का है। बच्चों का हृदय कोमल थाल है, चाहे इसमें कंटीली झाड़ी लगा दो, चाहे फूलों के पौधे। तो ये सब सुनकर के छलना पद्मावती का बहुत अपमान करती है और पद्मावती की माँ वासवी जो है वो प्रवेश करती है और अजातशत्रु से प्रेम दुलार करती है। लेकिन छलना उसका तिरस्कार करते हुए कहती है कि मैं राजमाता हूँ और कुणिक को शिक्षा देने का अधिकार सिर्फ मुझे है। तो ये कुणिक को वासवी के महल में जाने से भी मना कर देती है। तो माँ बेटी से ये अपमान सहन नहीं होता है और वह वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते छलना को वो सावधान करते हुए कहती है कि ये असत गर्व मानव समाज का बड़ा भारी शत्रु है। तो ये जो है प्रथम दृश्य है प्रथम अंक का। उसके बाद जो द्वितीय दृश्य है उसमें महाराज बिंबिसार अकेले बैठे हुए हैं और मानव जीवन की जो क्षणभंगुरता है उसके विषय में वो विचार कर रहे हैं। और उसी क्षण छलना प्रवेश करती है और बिंबिसार से कहती है कि बड़ी रानी ने मेरा अपमान किया है और साथ ही वह कुणिक का भी बुरा चाहती है। फिर बिंबिसार कहता है कि वासवी पर तुम्हारा ये जो आरोप है वो न्यायपूर्ण नहीं है। पद्मावती भी तुम्हारे वैर विरोध के कारण ही चली गई है। अब तुम इस उत्पात को समाप्त कर दो। तो छलना कहती है कि मैं उत्पात रोकना चाहती हूँ, आपको कुणिक के युवराज्याभिषेक की घोषणा करनी पड़ेगी। तभी वासवी प्रवेश करती है और छलना के आग्रह का समर्थन भी कर देती है। उतने में महात्मा गौतम बुद्ध का प्रवेश होता है और छलना गौतम से जाने की अनुमति मांगती है। लेकिन गौतम कहते हैं कि तुम्हारे पति और देश के सम्राट के होते हुए मैं आज्ञा कैसे दे सकता हूँ। तो बिंबिसार छलना को जाने की आज्ञा देते हुए ऐसा कहते हैं। फिर बिंबिसार छलना को जाने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि कुणिक को अपने साथ मत ले जाना क्योंकि तुम्हारा जो मार्ग है वो टेढ़ा है। तो छलना क्रोधित मुद्रा में वहाँ से चली जाती है और गौतम राजा को समझाते हुए कहते हैं कि तुम आज ही कुमार को युवराज बना करके इस जो राजपाट का भीषण रोग है उससे दूर हो जाओ। तो बिंबिसार गौतम के इस आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं और उस समय वासवी भी अपने नारी धर्म का पालन करते हुए कहती है कि भगवान, हम लोगों के लिए एक छोटा सा उपवन पर्याप्त है, मैं वहीं नाथ के साथ रहकर सेवा कर सकूंगी। तो ये था दूसरा दृश्य। फिर जो प्रथम अंक का तृतीय दृश्य है या तीसरा दृश्य है उसमें देवदत्त और उसका जो शिष्य समुद्रगुप्त है वो रास्ते में बातचीत करते हुए चल रहे हैं। तो देवदत्त अपना वक्तव्य रखते हुए कहता है कि मेरे प्रयास करने पर ही रानी छलना ने बिंबिसार को सिंहासन से हटवाया है। तो देवदत्त ऋषि गौतम की कड़ी भर्त्सना करता है और कहता है कि ये गौतम बड़ा ही कपट मुनि है, देखते नहीं ये कितना प्रभावशाली होता जा रहा है। वह गौतम के प्रभाव को दूर करने के लिए उद्देश्य से बिंबिसार को मगध राज्य से दूर करने के लिए विषय में वो कह रहा है कि तभी राज्यवेद जीवक जो है वो आ जाते हैं। तो जीवक देवदत्त से पूछते हैं कि संघ भेद करके आपने नियम तोड़ा है
और उसी तरह राष्ट्रभेद करके क्या देश का भी नाश करना चाहते हो? तो देवदत्त जीवक को पुरानी मंडली का गुप्तचर बताते हुए समुद्रदत्त से कहता है कि ये विद्रोही है और इसका मुख जो है वो बंद करवा देना चाहिए। तो जीवक निडरतापूर्वक उनको चेतावनी देते हुए कहते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के कारण मगध का पतन हो जाएगा। उसी क्रम में फिर चौथा दृश्य होता है, उसमें उपवन के अंतर्गत महाराज बिंबिसार और वासवी जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं और इस तथ्य पर दुख भी प्रकट करते हैं कि अजातशत्रु के द्वार से भिक्षुक खाली हाथ लौट करके नहीं चले जाएं। तो वासवी कहती है कि मेरे पिताजी ने काशी का जो राज्य भेंट स्वरूप दिया था उसकी आय पर तो मेरा ही हक है, तो उसी आय को लेकर के हम भिक्षुओं में दान कर सकते हैं। उतने में जीवक प्रवेश करता है और महाराज से कहता है कि निष्ठुर देवदत्त के कुचक्र से महाराज के जीवन की रक्षा होनी चाहिए। गौतम की प्रतिष्ठा ने देवदत्त को अंधा कर दिया है, वह अपने स्वार्थ में लिप्त होकर के एक विकृत मार्ग को अपना चुका है। तो मगध राज्य के विनाश की इच्छा वह तब तक पूर्ण नहीं कर सकता जब तक आप जीवित रह करके गौतम का मान सम्मान बढ़ाते रहोगे और उसकी सहायता करते रहोगे। तो महारानी वासवी जीवक को कार्यभार सौंपते हुए कहती है कि महाराज को अब स्वतंत्र वृत्ति की आवश्यकता है और काशी प्रांत का जो राजस्व है जो हमारा प्राप्य है और उसको लाने का प्रयास करना होगा। तो मगध साम्राज्य से हम लोग किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। जीवक उनकी सहायता के लिए कौशाम्बी में प्रस्थान करता है। उसके बाद जो 5वां अंक है उसमें कौशाम्बी के राजमहल में जो मागंधी है जिसका श्यामा भी नाम है, वो सोच रही है कि मैं इतनी रूपवान हूँ लेकिन फिर भी गौतम ने मुझे विवाह करना मुझसे अस्वीकार कर दिया है, तो इस तरह से उन्होंने मेरा अपमान किया है। अब मेरा विवाह कौशाम्बी के जो राजा है उदयन से हो चुका है, लेकिन मैं तो एक दरिद्र कन्या हूँ और इस अपमान की यंत्रणा में मैं पिस रही हूँ। फिर वह आक्रोश में कहती है कि उदयन राजा है तो मैं भी उनके हृदय की रानी हूँ और उनको मैं दिखला दूंगी कि स्त्रियाँ क्या कर सकती है। तो मागंधी द्वारा गौतम के विषय में पूछने पर दासी बताती है कि वे रानी पद्मावती के महल में घंटों बैठकर उपदेश देते हैं और जिसे राजा उदयन भी सुनते हैं। तो दासी नवीना जो है वो रानी मागंधी के महल में महाराज को बुलाने चली जाती है। राजा उदयन आकर के बताते हैं कि महात्मा गांधी के उपदेश सुनने के कारण मैं आपके पास नहीं आ सका। नहीं, महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने के कारण मैं नहीं आ सका। फिर पद्मावती के महल में उपदेश देते हैं और महादेवी जो वासवदत्ता है वो भी वहाँ आती रहती है। तो ये सब सुन करके मागंधी पद्मावती और गौतम के प्रति ईर्ष्या प्रदर्शित करती है और कहती है कि कौशाम्बी इस पाखंड से बची रहे तो बड़ा उत्तम होगा। स्त्रियों के राजमहल में उपदेश क्यों हो रहा है? क्या उन्हें पतिव्रत छोड़ करके किसी और धर्म की आवश्यकता है? तो राजा उदयन रानी के आक्षेप को सुनकर के क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन मागंधी जो है वो उनको मना लेती है। फिर वो एक षड्यंत्र रचती है और पद्मावती के महल में एक हस्तिस्कंद नाम की वीणा होती है। तो हस्तिस्कंद नामक वीणा मंगवाती है और उसमें एक छोटा सा सांप का बच्चा रखवा करके वो उसको भेज देती है। तो जब उदयन वीणा को उठाते हैं तो उसमें से जब सर्प निकलता है तो वो ये देख करके क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये पद्मावती जो है मुझे मारना चाहती है। उसके बाद जो छठा दृश्य है उसमें कौशाम्बी के पथ पर जाते हुए जीवक का कथन स्पष्ट होता है कि राजा उदयन अपनी पद्मावती से रुष्ट हैं और इसी कारण वो जीवक से भी अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। तो पद्मावती का संदेश लेकर के दासी जीवक के पास आकर के कहती है कि रानी ने कहा है आप मेरी चिंता मत कीजिए, माता पिता की देखभाल अब तुम्हारे ही हाथ है और शीघ्र ही मगध के लिए वो प्रस्थान करेंगे। तो उचित अवसर आने पर पिताजी के श्री चरणों के मैं दर्शन करूंगी और महाराज उदयन मुझसे इसलिए रूठे हुए हैं क्योंकि नई रानी ने मेरे विरुद्ध उनके कान भर दिए हैं। तो यही कारण है कि मैं पिताजी के पास आने में असमर्थ हूँ। और मार्ग में जीवक की गौतम से भेंट हो जाती है और वो गौतम को बताते हैं कि मगध राजकुल में बहुत अशांति फैली हुई है। वानप्रस्थ आश्रम में भी महाराज बिंबिसार को चैन नहीं है
और गौतम के जाने पर उदयन की सभा का जो विदूषक है वो वसंतक जीवक से मिलने पर रानी पद्मावती के विषय में कहता है कि बड़ी रानी वासवदत्ता पद्मावती को अपनी सगी बहन मानती है और उनका कोई भी अनिष्ट नहीं हो पाएगा, तो उसकी ओर से आप निश्चिंत रहें। उसके बाद जीवक जो है कौशल चला जाता है। तो इस प्रकार ये जो प्रथम अंक है उसमें ये सब घटनाक्रम होता है। तो आज की क्लास में हमने अजातशत्रु नाटक की जो पात्र योजना है उसके बारे में पढ़ा और उनकी जो कथा वस्तु है उसके बारे में पढ़ा, जिनमें उसकी जो कहानी है ऐतिहासिक नाटक की वो 3 राज्यों की कहानी है, मगध, कौशल और कौशाम्बी। तो मगध में जो राज्य हैं उसके जो पात्र हैं वो दिखाए गए हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, पद्मावती, वासवी, चलना और जीवक। और कौशल राज्य का जो राजा होता है वो प्रसेनजित और शैलेंद्र जो डाकू है वो विरुद्धकी होता है, वाजिरा, शक्तिमती, बंदुल, मल्लिका, सुदत्त और दीर्घकारायण। और एक राज्य और है कौशाम्बी राज्य, इसमें उदयन, पद्मावती, वासवदत्ता, मागंदी और वसंतक।